नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने सल्तनतों के उदय और खिलाफत के विघटन के टॉपिक के अंतर्गत ये बात की थी कि किस प्रकार से जो अब्बासी खलीफा थे वो शासन कर रहे थे और अंततः 9वीं शताब्दी तक आते आते अब्बासियों का जो नियंत्रण था वो दूर दराज के क्षेत्रों पर कम हो गया था। दूर दराज के क्षेत्र स्वतंत्र होने लग गए थे, धीरे धीरे खिलाफत का विघटन होने लग गया था। ऐसे में उनका नियंत्रण केवल मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक ही रह गया था और बगदाद जो उनकी राजधानी थी वहां भी बुहावी नामक एक नए शिया राजवंश ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया था, परंतु उसने खलीफा का पद समाप्त नहीं किया। स्वयं खलीफा की उपाधि भी इन शासकों ने धारण नहीं की थी। तो क्यों नहीं की थी, इसके कुछ कारण हम यहाँ पर आज देखेंगे कि किस कारण से उन्होंने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की और केवल शहंशाह आदि उपाधियों से ही वो संतुष्ट रहे और सुन्नी जनता या प्रजाजनों के प्रतिनिधि के रूप में खलीफा को एक मुखिया के तौर पर बने रहने दिया। यहाँ पर शिया और सुन्नी की हमने बात कर ली थी। तो देखिए आगे बात करते हैं, इसमें बढ़ते हैं आगे। बुहावी शासकों द्वारा खिलाफत को समाप्त न करने का जो फैसला था वो कूटनीति का परिचायक था। ये जो खलीफा की उपाधि उन्होंने धारण नहीं की और साथ ही साथ खलीफा का पद समाप्त नहीं किया, इसका जो कारण था वो कूटनीतिक कारण था। कूटनीतिक कारण इसलिए था कि एक अन्य शिया राजवंश था फातिमी, वह भी इस्लामी जगत पर शासन करना चाहता था और उसका यह दावा था कि वे पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज हैं। जो फातिमी राजवंश है उसका यह दावा था कि वो जो पैगंबर की बेटी है फातिमा उसके वंशज है, इसलिए वह भी इस्लामी शासन या इस्लामी जगत पर शासन करना चाहते थे। इसलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक हैं और उनका यह दावा था कि वो फातिमा जो पैगंबर मोहम्मद की बेटी थी उसके वंशज हैं, इसलिए उनका यह हक बनता है कि वो इस्लामी जगत पर शासन करें। तो न्याय संगत उन्होंने अपने शासन को बताया कि हम ही वो लोग हैं जो इस्लामी जगत पर शासन कर सकते हैं क्योंकि हम पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं एक तरह से। यहाँ पर इन्होंने 969 ईस्वी में मिस्र को जीतकर खिलाफत की स्थापना की। एक नई खिलाफत इन्होंने बना दी मिस्र के अंतर्गत। 969 में मिस्र को जीत लिया और नई खिलाफत की स्थापना कर दी इन्होंने और काहिरा को अपनी राजधानी बनाया, जो वर्तमान मिस्र में है। काहिरा को इन्होंने राजधानी बना लिया, फातिमी जो शिया राजवंश था उसने। इस प्रकार दोनों ही जो प्रतिस्पर्धी राजवंश थे, बुवाही और फातिमी, दोनों ने ही शिया प्रशासकों, कवियों और विद्वानों को आश्रय प्रदान किया, शिया लोगों को आश्रय प्रदान किया। इसके साथ साथ 950 से 1200 ईस्वी के बीच इस्लामी जगत, जो इस्लामी समाज था, उसका वो सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों से एकजुट बना रहा। किसी न किसी रूप में 950 से लेकर के और 1200 ईस्वी तक इस्लामी जगत दोनों शासकों के अधीन, फातिमी और बुहावी दोनों के अधीन किसी न किसी रूप में, चाहे आर्थिक रूप से देख सकते हैं या सांस्कृतिक रूप से देख सकते हैं, मतलब एकजुट बना रहा है एक तरह से। आर्थिक रूप से इसलिए कि एक ही प्रकार की जो सिक्के मुद्राएं चलती थी, अरब जो सिक्के चलते थे अरब प्रतिरूप के, वो सिक्के जारी रहे और सांस्कृतिक तौर पर इस्लामी जो संस्कृतियां थी वो बनी रही। इस प्रकार से ये एक बना रहा। यद्यपि राजनीतिक विभाजन अलग अलग था, कुछ पर फातिमी शिया राजवंश का अधिकार था, कुछ स्थानों पर, तो कुछ स्थानों पर वहाबी शासकों का था। इस काल में इस्लामी उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में फारसी का विकास किया गया। 950 से 1200 ईस्वी के बीच में फारसी जो भाषा थी उसका काफी अधिक विकास हुआ। ये इस्लामी उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में विकसित हुई। तो यहाँ पर फारसी का विकास एक नया मोड़ आता है। 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह जुड़ गया, तुर्क। देखिए 10वीं और 11वीं शताब्दियों में एक नया राजवंश सामने आया। जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं सल्तनतों के उदय की, तो तुर्की के जो गुलाम, जिनको हमने बात की थी कि तुर्क गुलाम जो मामलुक कहलाते थे, वो शक्तिशाली हो गए थे। धीरे धीरे शक्तिशाली होते होते इन्होंने जो अपनी राज सत्ता भी धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों पर स्थापित कर ली थी 10वीं और 11वीं शताब्दी में। तो ये नया राजवंश एक तरह से सामने आया। तो एक तरह से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा राजवंश ये बन गया था। अरब भी थे, ईरानी भी थे और इसके साथ साथ तीसरा राजवंश तुर्क राजवंश आ गया। तो जो तुर्क थे वो तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों के खानाबदोश कबीलाई लोग थे। तुर्क कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया का जो तुर्किस्तान का क्षेत्र है
वहां के मैदानी जो क्षेत्र हैं वहां पर वो खानाबदोश जीवन यापन करते थे। खानाबदोश मतलब घुमक्कड़ जीवन यापन करते थे और घूम फिर करके पशुचारण द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया था, धीरे धीरे इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट हम आगे की बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, टू बी कंटिन्यूड। धन्यवाद।